दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। दोस्तों आज हमारा बिल्डिंग बाय लास्ट पे अगला वीडियो है। इसकी सीरीज चल रही है, आपने पुरानी वीडियो भी देखी होंगी, काफी आई होप आपको सीखने को मिलेगा। एक बिल्डिंग बाय लास्ट बताऊंगा आपको, एक बताऊंगा एक क्वेश्चन पूछा था मेरे को कि राइट ऑफ लैंडलॉर्ड्स मतलब क्या है। अगर कोई भी रेंट पे रहता है आपके घर पे, अगर 10-20 साल पे वो घर पे रहा, क्या वो घर उसी के नाम हो जाएगा, ये क्या उसकी प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाएगी। ये काफी दिनों से क्वेश्चन पूछ रहे थे और आपको बताने का मेरा मन भी था। एक और चीज इसमें मैं ऐड करूंगा, रेरा जो एक्ट है वो क्या है और क्यों मतलब उसको इम्पोर्टेंट है इस समय लोगों के लिए, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्या, विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, मतलब जो विड्थ रखनी होती है बिल्डिंग बाय लॉस के हिसाब से। अगर हमारी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, घर की बिल्डिंग है, तो मिनिमम 1 मीटर उसमें होनी चाहिए। अगर आप घर पे भी कोई बनाते हैं, 1 मीटर तो बहुत कम हो गई, आपने नॉर्मली घर पे अपने बनाई भी होगी तो देखी भी होगी। 1.2 मीटर मिनिमम रखनी है। तो बिल्डिंग बाय लॉस क्या कहता है, 1 मीटर उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर जो एजुकेशनल बिल्डिंग होती हैं उसकी 1.5 मीटर कम से कम होनी चाहिए। जैसे गुजरात में अभी कुछ दिन पहले जो ट्रेजेडी हुई थी, आग लग गई थी बिल्डिंग में और काफी बच्चे मरे थे, उसमें क्या था, जो स्टेयर केस थी वो काफी छोटी थी और एक ही एग्जिट नहीं था। वो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। तो वो बिल्डिंग बाय लॉस के खिलाफ बिल्डिंग बनी थी, उसके बाद उस पर मुकदमा वगैरह चला। तो यही चीज है, आपको हमेशा जो भी बिल्डिंग बनानी है, कमर्शियल हो गई या रेजिडेंशियल हो गई, एजुकेशनल हो गई, तो उसमें बिल्डिंग बाय लॉस फॉलो करके ही बिल्डिंग बनानी होती है। तो एजुकेशनल का हो गया 1.5 मीटर, थिएटर, सिनेमास, ऑडिटोरियम वगैरह हो गए, उसमें 2 मीटर होती है मिनिमम। जो मैं मिनिमम बात कर रहा हूं, इतनी आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट, जो होटल की बिल्डिंग्स होती हैं तो उसमें भी मिनिमम 1.5 मीटर आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर बात करें जो आपको घर की हाइट देनी होती है, वो भी बिल्डिंग बाय लॉस को फॉलो करके ही देनी पड़ती है, क्योंकि काफी कम दोगे तो उसमें ना वेंटिलेशन होगा, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए हमेशा 2.8 मीटर से 3 मीटर होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट, अगर आगे बढ़े हम, मैक्सिमम हाइट ऑफ कंपाउंड वाल, जो कंपाउंड वाल होती है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी रख सकते हैं, 1.5 मीटर उसकी मैक्सिमम आपको रख सकते हो, बिल्डिंग बाय लॉस ये कहता है। अगर आगे बढ़े, जैसे मैंने कहा कि मैं रेरा के बारे में बताने वाला हूं, तो रेरा हो क्या गया, एक एक्ट है, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। एक एक्ट बनाया गया है जो लोगों के लिए, बिल्डर के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। पहले क्या होता था, कोई एक्ट नहीं था, तो जो बिल्डर्स थे या जो रियल एस्टेट वाले थे, वो जब भी फ्लैट बनाते थे, जो बेचते थे, मतलब बिना प्रमोशन के नहीं, मतलब बेकार की प्रमोशन के साथ लोगों को मतलब फंसाने वाला काम होता था कि उनको फ्लैट दे दिया और बाद में पता चलता था कि वो फ्लैट उनके नाम भी नहीं है और वो उसको जो ईएमआई भी दे रहे हैं उस फ्लैट की, रेंट भी दे रहे हैं। मतलब धोखाधड़ी वाला काम बिल्डर्स पहले काफी ज्यादा करते थे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक रूल एंड रेगुलेशन बनाई, रेरा एक्ट बनाया, जो हर स्टेट में, हर यूनियन टेरिटरी में रेगुलेशन, मतलब कहा गया कि आप एक एक्ट बनाओ जिसके हिसाब से बिल्डर चलेंगे। तो वही एक्ट है जो मतलब बिल्डर्स को फॉलो करना पड़ता है। जब भी आप किसी को फ्लैट देते हो तो उसका प्रमोशन वगैरह, उसकी जो भी एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट टाइप होगा, किसी को भी दोगे उसमें सब मेंशन होना चाहिए कि इतना कारपेट एरिया है, इतना बिल्टअप एरिया है, ये चीजें हैं। और उसके अलावा उसमें कुछ निकला तो जो कंज्यूमर का, जो जिस बंदे ने लिया है, वो उस बंदे पे केस कर सकता है। केस तो पहले भी होते थे, लेकिन रेरा एक्ट के दौरान क्या हुआ है, जो रिजल्ट है वो काफी जल्दी मिल जाता है। तो ये एक्ट इसीलिए बनाया गया कि दोनों में एक अच्छा तालमेल बना रहे, जो बिल्डर है और जो लोग जो ले रहे हैं फ्लैट, तो एक मतलब विजन मिले उसको कि इसमें ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ये अगर मैं इतने पैसे दूंगा तो ये मेरे पूरा नाम होगा, इसका बिल्टअप एरिया इतना, कारपेट एरिया है। तो रेरा एक्ट इस पे काम करता है कि आपको एक क्लियर विजन मिले लोगों को, कि बिल्डर धोखाधड़ी नहीं कर सके। अगर धोखाधड़ी करे तो उसका जल्दी से रिजल्ट मिलके आपका वो फ्लैट आपका हो जाए। नेक्स्ट, अगर बात करें हम राइट ऑफ लैंडलॉर्ड, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके कोई घर है, उस पे 10 से 20 साल अगर आप रहते हो, तो वो घर क्या उस जो रेंट पे रह रहा है उसका हो जाता है।
तो इसका आंसर है नहीं। आपने काफी सुना भी होगा कि अगर मैं 20 साल यहाँ रहूंगा तो मेरा कब्जा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप जिस घर में रहते हो रेंट पे तो वो घर आपका हो गया, जहाँ आपने किसी को घर दिया रेंट पे तो वो घर उसका होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई लॉ नहीं है। वो इसके लिए मतलब अप्लाई भी नहीं कर सकता कि वो मेरा घर हो सकता है। लेकिन कई जगह आपने सुना होगा कि केस चल रहा है तो वो जीत गया, मतलब जो रेंट पे रहता था वो 10-20 साल से रहता था इसलिए जीत गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो जीता इसलिए होगा क्योंकि जो उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, जो घर रेंट पे दिया होगा वो कंप्लीट नहीं होंगे। तो हमेशा जब भी मैं एक आपको एग्जांपल ही दूं कि मेरा एक फ्रेंड था, उसने वो घर रेंट पे दिया था तो 10-15 साल से वहां रह रहे थे, तो वो घर उससे छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया? उसका एक तो मतलब डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं थे पूरे घर के, तो जो रेंट पे रह रहा था उसने जल्दी में छुपा छुपा के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना के वो घर अपने नाम कर दिया। तो हमेशा आपको घर वही रेंट पे देना जिसके डॉक्यूमेंट क्लियर हो। एक बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको हमेशा जो होता है वो आपको रेंट एग्रीमेंट बना के ही घर हमेशा देना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट रख के उसमें जो जो चीजें हैं वो सब मेंशन करके उसके बाद घर उसको करो, और रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से होना चाहिए। अगर जैसे मेरे बोला जा रहा था कि अब मेरा फ्रेंड ही पूछ रहा था कि हम उसको निकालें कैसे, अभी मतलब जो फिक्स हो गया। एक अगर गवर्नमेंट ने उसको दे दिया रहने का तो वो रह सकता है, लेकिन अगर आपको कोई अपने घर से रेंट निकलवाना है, मतलब वो नहीं छोड़ रहा घर, तो काफी चीजें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। बोल सकते हो रीजन देके कि हमें कंस्ट्रक्शन करवानी है, जहां उसने ये किया वो किया, ऐसे करके आप निकलवा सकते हो। तो गाइज ये था हमारा बिल्डिंग बॉय लॉस पे आई वीडियो, एक रेरा एक्ट जो हर सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ी बात की। तो ऐसे ही हमारी वीडियोस डेली आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर इसको लाइक भी करना। थैंक यू गाइस।